नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार है। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की स्पेशल प्रश्न सीरीज मैंने चला रखी है, जो कि आपके स्पेशली एमपी संविदा शिक्षक भर्ती के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर डेली 30 प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी है? तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सीधे आंसर को ही आपको बताऊंगा और आप चारों ऑप्शंस को देख लेना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हुए जाना कि हाँ फर्स्ट प्रश्न का ये आंसर होगा, और बाद में बता देना कि इस प्रैक्टिस करने में आपके कितने नंबर आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देख लीजिए, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी है? तो रीड कर लीजिए चारों ऑप्शंस को। तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा संयोजनवाद, यानी कनेक्टिविज्म ने व्यवहारवाद की नींव रखी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और व्यवहारवाद के कौन जनक थे? जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का काम में शोधकर्ताओं का नींव का काम करता है, यानी वाइगोत्स्की का जो काम है वो शोधकर्ताओं में एक नींव के रूप में काम करता है, फाउंडेशन के रूप में काम करता है। तो वो है संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। जबकि वाइगोत्स्की का क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के वो जनक है। उन्होंने सामाजिक संस्कृति की बात की है, लेकिन जो उनका नींव का काम करता है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? नीचे लिखे हुए चार ऑप्शन में से देख लीजिए, जो वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? तो वैचारिक अधिगम में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? गहन अधिगम दृष्टिकोण, पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण, सामरिक अधिगम दृष्टिकोण, स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण। तो चौथे प्रश्न का आंसर होगा सामरिक अधिगम दृष्टिकोण। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? यानी शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो है दर्शन शास्त्रियों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है? तो जो ओसीडी है निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसको प्रभावित नहीं करता है? तो वो किसको प्रभावित नहीं करता फ्रेंड्स, बताइए। चारों ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए और फिर बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है? तो वो है विचारों पर नियंत्रण को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये आंसर यहाँ पर दे रखे थे, लेकिन इनको मैंने हाइड कर रहा है क्योंकि आंसर को हाइड नहीं करते तो अपना आंसर की तरफ ही सीधा ध्यान रहता, हम इन प्रश्नों को नहीं समझ पाते। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भावनात्मक विकास का हिस्सा है। तो भावनात्मक विकास का कौन सा हिस्सा? इमोशनल डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ किस चीज़ का भावनात्मक विकास का हिस्सा होता है? तो है मनोसामाजिक विकास का हिस्सा होता है। मनोसामाजिक विकास का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? यानी कि प्रश्न समझ लीजिए, एक बच्चा वो स्कूल जाते समय उसको हर रोज तंग किया जाता है। अब वह जब भी वे किसी बस को आने की आवाज़ सुनता है तो वो घबराने लग जाता है, क्योंकि वो बस स्कूल बस से ही जाता था। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? ठीक है, तो ये उद्दीपक विभेदीकरण की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
उद्दीपक सामान्यीकरण की बात करता है। उद्दीपक के उसके साथ उसका सामान्यीकरण होगा, उसको उसी तरह से फील होने लगा, तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात होती है। तो 7वें नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। एक बच्चा पहला मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि ये उसे रोमांच देता है, और किस प्रकार के प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। जो एक बच्चा है क्या ना, वो पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि ये उसे रोमांच देता है, यानी मजा देता है, एक्साइटेड देता है। और तो ये किस प्रकार की प्रेरणा का सिद्धांत है, इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 4 ऑप्शन में इस प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो ये है प्रोद्दीपन सिद्धांत, अरोजल थ्योरी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर 8वें नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है। यानी इन चारों ऑप्शंस में एक स्कूल के मार्गदर्शन और परामर्श यानी गाइड के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, तो ये है व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है, जो शिक्षा विधि या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न की तरफ देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने यानी एक्सप्लोर करने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है। यानी नीचे दिए कारणों में से एक एक्सप्लोर करने यानी उस उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है, कौन सा है वो देख लीजिए। तो इंटरनेट है, आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है। आज आपको कोई भी प्रश्न समझने में दिक्कत आती, कुछ भी जानना हो तो आप सीधे इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं और उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो एक एक्सप्लोर करने का बेस्ट या सर्वोत्तम संसाधन है तो वो इंटरनेट है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी हुई होती है। विच मेमोरीज कनेक्टेड विद एपिसोड्स एंड इवेंट्स। यानी प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी रहती है। दीर्घावधि, प्रशासनिक स्मृति, अर्थ स्मृति या अल्पावधि। चारों स्मृति में से कौन सी जुड़ी रहती है, तो वो है प्रशासनिक स्मृति, यानी जिसको अपन एपिसोडिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। द टाइप ऑफ पर्सनालिटी कॉल्ड द एस्थेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यानी स्थैनिक नामक व्यक्तित्व के लोगों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो फ्रेंड्स बताइए। तो वो है क्रेसमर के द्वारा नाम से प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के थॉर्नडाइक के 3 प्राथमिक नियम है। तो थॉर्नडाइक ने थोड़ा सा देख लीजिए, थॉर्नडाइक के बारे में समझ लीजिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम यहाँ पर पूछे हैं। तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। तो यहाँ पर 3 प्राथमिक नियम यानी प्राइमरी नियमों को पूछा है। तो वो कौन कौन से होते हैं। पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम और तीसरा नियम प्रभाव का नियम। ये किस ऑप्शन में, ये पहले ही ऑप्शन में दे रखा है कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौण नियम दिए है, वो देख लीजिए। तो पहला 5 गौण नियमों में पहला ये है बहुवचनी क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम और आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य का नियम और साचार्यता का नियम। ये उन्होंने 5 गौण नियम ये दिए। ठीक है, थॉर्नडाइक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक के
जनक भी माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इन्होंने एसआर थ्योरी भी दी है। ठीक है, ये इस इनके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, इस तरह के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इवेंट्री MMI2 में निम्न है। तो ये प्रश्न देख लीजिए, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इवेंट्री MMI2 में निम्न है। तो कितने आइटम से अधिक है? तो 500 आइटम से अधिक होगा, यानी 14वें प्रश्न का आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन, पियाजे की संवेदात्मक गामक अवस्था संवेदी पेशी अवस्था की किस अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्य को दोहराते हैं जो पहली बार सहयोग हुए थे? यानी पियाजे के संवेदी यानी सेंसरी मोटर अवस्था में, तो संवेदी जो पेशी अवस्था की किस अवस्था में बच्चे, उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्य को दोहराते हैं यानी रिपीट करते हैं जो वो पहली बार संयोग से हुए थे। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर बढ़िया, वो है प्राथमिक वृत्ति यानी क्रियाएं द्वारा वो उस कार्य को दोहराते हैं संवेदी पेशी अवस्था में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जीन पियाजे संवेदात्मक अवस्था के यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वो जन्मदाता हैं, और इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी? इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। देखिए, सेंसरी मोटर अवस्था यानी संवेगात्मक अवस्था है, इसका उम्र क्राइटेरिया रहता है 0 से 2 वर्ष। और दूसरी अवस्था इन्होंने दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका उम्र क्राइटेरिया रहता है अलग जब 2 से 7 वर्ष तक रहता है। फिर इन्होंने दी थी मूल संक्रियात्मक अवस्था, इसका उम्र क्राइटेरिया रहता है 7 से 11 वर्ष। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका उम्र क्राइटेरिया रहता है 11 से 15 वर्ष। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अकॉर्डिंग फ्रेंड्स के अनुसार पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वे अपनी मानसिक प्रक्रिया से अवगत होते हैं? ये जो बच्चे हैं अपने से क्या विकसित करते हैं जब वो अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत हो जाते हैं यानी परिचित हो जाते हैं? देख लीजिए फ्रेंड्स, 16वें नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो वो है अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन डेवलप करते हैं। ठीक है, यानी बच्चे अपने क्या विकसित करते हैं जब वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत हो जाते हैं, जान जाते हैं उस सब चीज़ को, तो उसको वो क्या डेवलप करते हैं? मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? What is the smallest unit the writing system? राइटिंग सिस्टम में सबसे छोटी स्मॉल यूनिट्स कौन सी है उसको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा? वो बर्निंग ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स सबसे पहले बच्चे ग्राफिक्स करना सीखते हैं, वो तो लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आप हम देखते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते, लेकिन जब उनको सबसे पहले जब सिखाया जाता है तो अपने से ही वो ग्राफिक्स लाइनें खींचने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं, तो उसे बर्निंग ग्राफिक्स। ठीक है, तो लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई ग्राफिक्स है, यानी जिसको हिंदी में बर्निंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता जब वे इसे समझने में सक्षम होता कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी यानी किले की मात्रा समान रहती, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी रूप डाला जाए। यानी 2 सेंटीमीटर वाली एक गेंद को मिट्टी की किले की मात्रा के समान रहती, चाहे गेंद को चपटा कर दो या छड़ी के रूप में डाल दी जाए, वो समान ही रहेगी। तो वो कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग रिलेट करेगा वो यहाँ पर बताना है। 18वें नंबर प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स, तो वो है संरक्षण यानी कंजर्वेशन के तहत बच्चा ये समझने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती है? तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग? क्या है जो वैज्ञानिक जांच की जो विशेषताएं रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती है? तो क्या होती है? तो ये है उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी देखो एमपीटेट का एग्जाम काफ़ी
डिफिकल्ट लेवल से हुआ था, उच्च लेवल से हुआ था। यहाँ पर उपरोक्त सभी पहले दे दिए थे। मैं 4 ऑप्शंस को आपको बता देते हैं। तो जो वैज्ञानिक जांच होती है अपन एक नॉर्मल सी बात है, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल सिद्धांतों पर आधारित होती है, प्रैक्टिकल बेस पे होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कहते हैं? शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं, बिल्कुल राइट बात है। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, राइट है। और शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयारी करता है। तो इस तरह उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वो बच्चे होते हैं। चिल्ड्रंस हु कम फ्रॉम होम्स विद गुड पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन टेंड टू बी। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा रहता है तो वहाँ के बच्चे क्या हो गए। अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शंस को देख लीजिए और फिर उसको समझते हुए आंसर बताइए। तो वो बच्चे सामाजिक भागीदारी में सफल होते हैं। सामाजिक भागीदारी में बिल्कुल सफल होंगे क्योंकि उनको अच्छा माहौल मिल रहा है, ठीक है, अच्छे संबंध स्थापित हो रहे हैं। सक्सेसफुल इज सोशल पार्टिसिपेशन। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम, कोलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम है। तो कोलर ने क्या सिद्ध किया और कोलर कौन थे? तो इन्होंने कोलर ने नैतिक विकास सिद्धांत का दिया था, ठीक है। तो देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति देते हैं अधिगम सिद्धांत का अधिगम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाइगोत्स्की ने कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। देखिए वाइगोत्स्की ने किन कारकों पर सबसे अधिक जोर दिया जो कि संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विशेष महत्व देते हैं। तो उन्होंने कौन से उस पर ध्यान दिया? तो उन्होंने सामाजिक, मैंने पहले भी बताया था, इसका इस तरह से पहले प्रश्न आया था। तो उन्होंने वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया जो कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विशेष योगदान देते। तो सामाजिक, ठीक है। और ये वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जन्मदाता भी थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अनुवर्ती योजना यानी स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ स्कीमास। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार सूचना का प्रक्रियाकरण कौन सी विधि है, वो कौन सी विधि है जो अनुवर्ती योजना यानी स्कीमा के निर्माण में मदद करती है, यानी स्कीमा के निर्माण में मदद करती है, वो कौन सी योजना है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है समन्वय इन्फॉर्मेशन स्कीमा का निर्माण करने में मदद करती है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब्राहम मास्लो के 5 अवस्था मॉडल एक के प्रकार है। तो जो अब्राहम मास्लो एक फेमस मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कई टीचिंग अनुभव रहा। इन्होंने कई कॉलेजेस में प्रोफेसर रहे। इन्होंने मानव संबंधों के 5 आवश्यकताओं को वर्णन किया जो कि मैं भी बताने वाला हूँ। इन्होंने मानव से के 5 आवश्यकताओं को एक क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है। तो इनके पहले आवश्यकताओं को देख लेते हैं, फिर अपन आंसर इसको देखेंगे, बताएंगे आपको बीच में। तो इन्होंने अब्राहम मास्लो ने 5 अवस्थाओं का एक मॉडल तैयार किया। वो सबसे पहले इन्होंने आवश्यकता बताई कि व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताएं होती है। जैसे शारीरिक आवश्यकताएं में व्यक्ति को खाने पीने, पहनने ओढ़ने, ये सब जो शरीर से रिलेटेड होती है। तो ये शारीरिक आवश्यकताएं, वो व्यक्ति को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और तो ये सब शारीरिक संबंधित आवश्यकताएं। आदमी जब इन सब चीज़ों की जो पूर्ति कर लेता है तो उसको सुरक्षा की भी ज़रूरत देती है। तो सुरक्षा की जरूरत में व्यक्ति इंश्योरेंस ले लेता है, या जिनको बहुत डर रहता है, संपन्न लोग रहते हैं तो लोग सिक्योरिटी भी हायर करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सुरक्षा संबंधी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरी आवश्यकता है सामाजिक आवश्यकताएं।
ठीक है। सामाजिक आवश्यकताएं, जब व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, सुरक्षा की जरूरतें भी पूरी हो गई, तो उसको सामाजिक आवश्यकताएं चाहिए। सामाजिक आवश्यकता में उसको प्रेम, व्यवहार, दोस्त, रिश्तेदार, इन सब की जरूरत होती है, ठीक है। फिर एस्टीम जरूरत, फोर्थ जरूरत है उसको एस्टीम जरूरत, ठीक है। तो एस्टीम जरूरत यानी जो पहचान संबंधी, उसको वही समाज में की भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो गई। फिर उसको पहचान यानी पहचान की जरूरत, उसमें समाज का उसका क्या होता है, किस स्टैंडर्ड है, और उसको तो मतलब एक पहचान रहे, उसकी एक आइडेंटिटी रहे, उस चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर पांचवी ज़रूरत है आत्मसिद्धि की ज़रूरत, ठीक है फ्रेंड्स। वो जो कुछ भी किया उसको सिद्ध कर पा रहा है, नहीं ये कर पा रहा, आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं, एक शब्द में अगर कहें तो आत्मसिद्धि की जरूरत। तो ये अब्राहम मास्लो ने व्यक्ति के 5 अवस्थाओं का एक मॉडल तैयार किया था। तो इस आकार को किस नाम से देखा जा रहा है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, उसको अपन पिरामिड एक मॉडल के आकार में आंका गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिरामिड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देख लीजिए, 25 नंबर प्रश्न है। अंकित परीक्षा में चोरी करता और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है, इसके लिए उसके इस कारण के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो अंकित है ना, वो चीटिंग कर रहा और अपने अंतिम आकलन में वो असफल भी हो जाता, इसके लिए इसके क्या कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसका सीधा सा कारण, जो व्यक्ति दूसरे पे आश्रित रहेगा, जो स्टूडेंट दूसरे पे आश्रित रहेगा, वो असफल तो होगा ही। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था, अंकित परीक्षा में चीटिंग कर रहा, चोरी कर रहा और अंतिम आकलन में वो असफल हो जाता है, इसके लिए क्या कारण है, तो दूसरों पर निर्भरता के कारण फेल हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे से चीटिंग कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो भी फेल हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरों पर निर्भरता के कारण वो असफल हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिद्धांत के अनुसार, मतलब खालिस्तान सिद्धांत के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय है। किसके सिद्धांत के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय होता है? तो बताना फ्रेंड्स, तो वो है लिंग अनिवार्यता के सिद्धांत के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय होते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, लिंग अनिवार्यता, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है। द लर्निंग स्टाइल दैट इज द ग्रेटली एसोसिएटेड विद एक्टिविटी इज। तो गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है, ये राइट बात है, इसमें देख लीजिए। तो ये काइनेस्टेटिक गतिविधि के साथ सीखने की शैली है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित से कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है, यानी जब नहीं आ जाता है तो अपने कान खड़े कर लीजिए, उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि नहीं होने वाले प्रश्न में गलती होने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट होंगे, लेकिन एक ऑप्शन राइट नहीं होगा। देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है? रचनात्मक यानी कंटेक्चुअल टीचिंग के अप्रोच को सही नहीं मान रहा है, तो कौन सा है वो? 28 नंबर प्रश्न का। ये शिक्षक को महत्वपूर्ण और प्रशासनिक जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है, ये नहीं होगा। छात्र एक दूसरे के मत को महत्व से सीखते हैं, ये नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं, ये प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है, ये चीज़ नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। ये प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम की रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है, ये बात सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्रायड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास की आवश्यकताओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया, जो जन्म से मृत्यु तक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने
फ्रायड ने मानव विकास की अवस्थाओं का कुछ वर्णन किया था, लेकिन जो एरिक एरिक्सन हुए उन्हीं के अनुयायी थे। फ्रायड ने मानव में काम भावनाओं की बात का वर्णन किया, लेकिन एरिक एरिक्सन ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मानव सिद्धांतों के 8 अलग अलग भागों में बांटकर बात की है, ठीक है। और एरिक एरिक्सन किसके अनुयायी थे? सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग थे। तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। तो 29 नंबर प्रश्न का देख लीजिए। तो प्रश्न फिर से देख लीजिए। फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्रायड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास की अवस्थाओं को बनाने के लिए संशोधित किया, जो जन्म से मृत्यु तक होती है। तो वो है मनोसामाजिक, ठीक है, मनोसामाजिक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों को खालिस्तान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। यानी जो बच्चों को जो अनुभव है, तो खालिस्तान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। कब से शुरू कर देना चाहिए? तो लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। तो झिझक, तो बच्चों को झिझक आने से पहले ही उनकी संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, एबिलिटीज है, उन क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों में झिझक बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने प्रीवियस पेपर के 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया, उनका आंसर देके उनके प्रश्नों को समझा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके एमपी संविदा शिक्षक भर्ती की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर मैं इसी तरह प्रीवियस ईयर के पेपरों को क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ और ला रहा हूँ। आप इसको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को सोल्व कीजिए कि आपकी तैयारी किस मुकाम तक पहुँची है। आप इस तैयारी को इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मैं प्रश्न रीड करूँगा, आप 4 ऑप्शन को देख लीजिए और अपना एक रजिस्टर में लिख लीजिए इस प्रश्न का आंसर, ये बाद में मिलान कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता चल जाएगा कि आपका मूल्यांकन भी इसमें होता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की क्लासें लाता रहूँगा। अगर आप लोगों ने साधना शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके प्यार अपना देते रहिए, क्योंकि आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।